टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और हमारे साथ हैं आज जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। गौरी और हम मिलकर के कई सारे ऐसे पहलू आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि ये इनकम टैक्स में कई सारे बदलाव होते जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि ओल्ड टैक्स रिजीम जारी रहने के आसार लग रहे हैं। ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल में इसे और आकर्षक बनाया गया है। कैसे आकर्षक बनाया गया, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही कम फॉर्म कम झंझट, 1 अप्रैल से इनकम टैक्स फाइलिंग का सिस्टम हो सकता है चेंज। और साथ में बताएंगे कि फॉर्म 15G और फॉर्म 15H की सही समझ और उसे नए नियमों ने और बना दिया है आसान। तो जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए बड़ी राहत की खबर यहाँ पर है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत में करना चाहूँगा ओल्ड टैक्स रिजीम को। दरअसल जब से नई टैक्स रिजीम आई है तब से हर बार ये ऐसा लगता है कि सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करना चाहती है, डिस्करेज करना चाहती है, इसीलिए ओल्ड टैक्स रिजीम को आकर्षक नहीं बना रही है, नए टैक्स रिजीम में सारे आकर्षण डाले जा रही है। अब ये कितना सच है, इस पर काफ़ी उधेड़-बुन था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम आगे भी जारी रहने के आसार हैं। अब पूछिए क्यों? तो दरअसल ड्राफ्ट इनकम टैक्स जो रूल आए हैं उसमें ओल्ड टैक्स रिजीम को और आकर्षक बना दिया गया है। इसके क्या संकेत माने जाए, गौरी से समझ लेते हैं। गौरी, ड्राफ्ट आपने देखा, ओल्ड टैक्स रिजीम रहने वाला लगता है? बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए हम लगातार इस पे बात करते आए कि अब ओल्ड रिजीम खत्म हो जानी चाहिए, या ऐसा लग रहा है कि अब सरकार इसको विड्रॉ कर लेगी। लेकिन अब जो ड्राफ्ट रूल्स आए हैं सामने, उसमें ओल्ड रिजीम में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिसको देख के लग रहा है कि सरकार की इंटेंशन अभी ओल्ड रिजीम को हटाने की नहीं है। जिसमें सबसे बड़े जो चेंजेस हैं वो है HRA को लेके, जहाँ पे HRA कुछ सिटीज़ में हमें, जैसे HRA की कैलकुलेशन में 3 हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं, उसमें लोएस्ट हम क्लेम कर सकते हैं। उसमें जो एक कैलकुलेशन होती है मेट्रो सिटीज़, उसमें कुछ मेट्रो सिटीज़ इंक्लूडेड थी जिसमें हाई रेट पे आपको मिलता था, यानी 50% ऑफ बेसिक पे मिलता था। अब उसमें कुछ और सिटीज़ को इंक्लूड कर दिया गया है, जैसे पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, और उसी के साथ साथ एजुकेशन अलाउंस एक मिलता था जो बहुत आउटडेटेड हो चुका था। और हम पहले हर बार बजट से पहले इस पर चर्चा करते थे कि 100 रुपये का वो एजुकेशन अलाउंस पर चाइल्ड पर मंथ मिलता है, जो बहुत आउटडेटेड फिगर है। उस जमाने में जब ये लॉन्च किया गया था, जब ये दिया गया था अलाउंस, तब उस टाइम पे 100 रुपये की वैल्यू होती थी। अब 100 रुपये की उतनी वैल्यू नहीं है। अच्छा, रिवाइज नहीं किया गया, वो कर दिया इस बार ड्राफ्ट रूल में। बहुत सालों के बाद वो 100 रुपये को बढ़ा के 3000 रुपये कर दिया है पर चाइल्ड पर मंथ। और एक हॉस्टल अलाउंस भी मिलता था, वो 300 रुपये होता था, वो भी बहुत आउटडेटेड फिगर थी। उसको बढ़ा के 9000 कर दिया, 9000 पर चाइल्ड पर मंथ। तो ये काफ़ी ऐसे एक डिसेबल्स को ट्रांसपोर्ट अलाउंस ज़्यादा मिलता था, उसकी लिमिट भी बढ़ा दी गई है। तो न्यू रिजीम में इतने चेंजेस होने के बाद ऐसा लग रहा था कि ओल्ड में ऐसे कोई चेंजेस अब होने वाले नहीं है, लेकिन इस बारी ड्राफ्ट रूल्स में अगर ये इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो मान के चलिए कि ओल्ड रिजीम दोबारा से अच्छी लगने लगी। बिल्कुल, दरअसल हम लोग कई बार सवाल उठाते भी थे कि जितने ही बजट आ रहे हैं हर बार सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ नहीं रियायत दे रही है, सारे रियायतें न्यू टैक्स रिजीम में दे रही है, तो डिस्करेज कर रही है लोगों की आप ओल्ड टैक्स रिजीम छोड़िए, नए में आइए। लेकिन ड्राफ्ट रूल में इतने सारे प्रावधान दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि जिनको रहना है ओल्ड में रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का मुझे लगता है मन बदल गया है अब, और ओल्ड रिजीम को बेटर कर दिया है और उसको अभी रखने वाली है। ओल्ड रिजीम अब कहीं नहीं जाने वाली, अगर ड्राफ्ट रूल्स में एज इट इज ये चेंजेस हो जाते हैं। तो ऐसा करेंगे ना कि जब ये नोटिफाई हो जाएगा चेंजेस, चूंकि अभी ड्राफ्ट है, आप लोगों के सलाह मांगे गए, सुझाव मांगे गए, सुझाव आने के बाद फाइनल नोटिफिकेशन आएगा। तो जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो हम लोग एक कंपैरेटिव चार्ट फिर से दर्शकों को बताएंगे कि ओल्ड में रहना बेहतर है कि न्यू में रहना बेहतर है। फिलहाल एक ड्राफ्ट है जिसके आधार पर गौरी का मानना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को धीरे धीरे सरकार आकर्षक बना रही है, जो इस बात के संकेत हैं कि सरकार शायद ओल्ड टैक्स रिजीम को भी न्यू टैक्स रिजीम के साथ आगे जारी रखे। हमारे साथ कई सारे कॉलर जुड़े हैं, लेकिन एक सवाल और पूछ लूं आपको। ये जो ड्राफ्ट रूल जारी किए हैं उसमें मैं देख रहा था कि बहुत सारे फॉर्म के नंबर भी, नाम भी चेंज किए गए। सारे फॉर्म के नाम बदल दिए गए हैं। जो हम हर शो में बात करते हैं, हम कभी 26A फॉर्म का नाम लेते हैं, कभी हम पैन फॉर्म का नाम लेते हैं जो 49A होता है, या हम फॉरेन रेमिटेंस के केस में 15CA-CB की बात करते हैं जहां CA सर्टिफिकेट हम लेते हैं। वो सब कुछ बदल गया है। अब जो नए फॉर्म्स सामने आए हैं वो सारे के सारे
डिफरेंट सीक्वेंस के हैं, डिफरेंट नेम्स हैं, और अब दोबारा से लक्ष्मण हमें भी वो याद करने पड़ेंगे और हमारे टैक्स पेयर्स को भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जो पुराने फॉर्म्स हैं उन सबका उस फॉर्म के नंबर के साथ साथ उनका अंदर का कंटेंट भी बदल गया, यानी कि उसमें फॉर्म्स में भी चेंजेस होंगे। तो सब कुछ आपको दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या अपने एम्प्लॉयर से लेने वाले हैं, क्या आप बैंक से लेने वाले हैं, जैसे 1616A लेते थे, वो सब कुछ अब बदल जाएगा। तो आप लोगों के पीछे जो मैं देखता हूँ ढेर सारी मोटी मोटी किताबें टैक्स लॉ की होती, सारी बदलनी पड़ेंगी। वो तो हर साल वैसे ही बदलती है लक्ष्मण, वो हर साल जैसे जैसे बजट आता है वो सब बदल जाता है। तो अब खुद खूब पढ़ना होगा, और आपको भी अगर आप टैक्स पेयर हैं, किसी फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो नया नाम क्या है उस नए नाम से ढूंढना होगा। हालांकि ड्राफ्ट है, बता दूं, ड्राफ्ट के बाद जब अंतिम हुआ तब इस पर होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें अब चर्चा में चल रही है। कोई आपको कुछ सुझाव हो तो इनकम टैक्स विभाग को आप सुझाव दे सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर के। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, चलते हैं नोएडा, जहां से किशोर शर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशोर जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं क्या उलझन है। गुड मॉर्निंग, बताएं क्या उलझन है। पहले तो मैं आपको ये शो के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत ही इंफॉर्मेटिव शो है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मेरा 2 सवाल है। मेरी प्रॉपर्टी नोएडा में है जो 10 साल पुरानी है, मैं उसको सेल ऑफ करना चाहता हूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो कैपिटल गेन पे बनती है या फिर पूरे सेल प्रोसीडिंग पे बनती है, ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं इस अमाउंट को फ्री करके किसी कमर्शियल स्पेस में लगाना चाहता हूँ तो उस पर क्या टैक्स लायबिलिटी बनेगी? क्या मतलब मैंने जो गूगल किया उसके हिसाब से 20% या 12%। गूगल को छोड़ लीजिए, हमारे साथ गौरी जी हैं, बहुत ही जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं और बिल्कुल सटीक सलाह आपको देंगे, आप चिंता मत करिए। गौरी जी क्या 2 सवाल है इनके, बड़े ऐसे लोगों से हर लोगों के पास ये सवाल होते हैं। बिल्कुल, इसमें कंफ्यूजन ये आती भी क्यों है, क्योंकि मैं आपको जब समझाऊंगी आप समझेंगे कंफ्यूजन का क्या रीजन है। जो आपका सेल होती है प्रॉपर्टी की, उसमें टीडीएस डिडक्ट होता है। टीडीएस आपका सेल वैल्यू पे डिडक्ट होता है। अगर आप रेजिडेंट हैं, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है आप रेजिडेंट हैं, नोएडा रहते हैं, तो 1% पे आपका वो टीडीएस डिडक्ट होगा, जो कि सेल पे होगा। लेकिन जो कैपिटल गेन है वो सिर्फ कैपिटल गेन पोर्शन पे ही आपको कैलकुलेट करना होगा, यानी कि जो टैक्स आप देंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है आपका, तो 12.5% पे आप वो टैक्स देंगे, या विद इंडेक्सेशन 20% पे देंगे। वो सिर्फ गेन के पोर्शन पे देंगे, आपको पूरे पे टैक्स नहीं देना है। क्योंकि आप रेजिडेंट हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने की के लिए। पहला है कि आप इंडेक्सेशन ले, इंडेक्स अपना जिस साल में आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी उसको इंडेक्स करके इस साल में लेके आइए, और उस पर 20% जो आपका गेन बचता है सेल से माइनस करने के बाद 20% पे आप टैक्स दे दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप सेल और सीधा माइनस करें उसमें से जितने पे आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, और बैलेंस के ऊपर आप 12.5% पे टैक्स दे दीजिए। अब बात आती है, आप उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में। तो जब आप इस कैपिटल गेन को, आपने रेजिडेंशियल घर बेचा और उसके प्रोसीड्स को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में, तो आपका कोई टैक्स सेव नहीं हो पाता है। तो आपको वो 12.5% या 20% जो भी लोअर है, आप उसको टैक्स दे के आप नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप उसकी जगह कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और उस गेन को आप री इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो जो आपको बेनिफिट मिलता है री इन्वेस्टमेंट का, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में नहीं मिलता, वो सिर्फ रेजिडेंशियल में मिलता है। किशोर जी कोई कंफ्यूजन? नहीं, ठीक है, ये ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया है जी। कंफ्यूजन दूर होगा ना, बिल्कुल। इन सब चीज़ों में पैसे का मामला है, गूगल वगैरह से ज़्यादा अपने डायरेक्ट बात हो जाए टैक्स एक्सपर्ट से, ज़्यादा अच्छा होता है। मेरा तो ये सुझाव है, बाकी गौरी ने आपको बता दिया है। अब चलते हैं वापस देहरादून, उत्तराखंड, जहाँ से राजेश कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताया जाए क्या सवाल है आपके पास? गौरी मैडम को भी नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मेरे 2-3 छोटे-छोटे सवाल हैं। सर पहला सवाल तो ये है सर, एक्चुअली मैं सितंबर 2025 में रिटायर हुआ हूँ। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एफडीज वगैरह पर जो इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या उसके ऊपर एडवांस टैक्स जमा कराना होगा? अच्छा, मुझको भी। और दूसरा ये है सर कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है सर डेट फंड्स के ऊपर, उसमें वो स्लैब के हिसाब से लगता है सर उसमें ना जी। तो मेरा जानना ये है कि जो भी स्लैब होगा, 5% 10% उतना ही लगेगा, क्योंकि इक्विटी में तो फ्लैट बताया हुआ है 12.5 और 15। तो सर दोनों में क्या डिफरेंस है? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि जो 4 लाख रुपए की लिमिट होती है मिनिमम, जो सर उसके कैपिटल गेन क्या रिस्पेक्टिव दैट लगेगा कि उसके अंदर काउंट होगा? ठीक है, तीनों सवाल के जवाब एक एक करके देंगे गौरी। देखिए, सबसे पहले आप अगर रिटायर हो गए हैं तो मैं मान के चल रही हूँ आप 60 ईयर्स से ऊपर हैं। अगर आप कंफर्म कर दें तो मैं आपको बेटर आंसर 60 ईयर्स। 6। तो आप क्योंकि सीनियर सिटीजन अब हो चुके हैं, इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि
जो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है अगर उनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है। नॉर्मली लोगों को 10,000 से ज़्यादा अगर उनका टैक्स की लायबिलिटी बनती है टीडीएस माइनस करने के बाद उनको एडवांस टैक्स देना होता है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स जो रेजिडेंट हैं और उनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है उनको इस प्रोविजन से छूट दी गई है। तो आपको एडवांस टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है। आपने कहा आपका एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है, साथ साथ आपका डेट म्यूचुअल फंड से इनकम है या लॉस है, जो भी है, बिजनेस इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स नहीं देना। दूसरा सवाल, जो आपका डेट म्यूचुअल फंड से आपने रिडेम्पशन की है वो आपने बिल्कुल सही कहा, वो आपके स्लैब रेट में जाएगा। और जो स्लैब रेट होता है वो आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। मैं समझती हूँ कि अलग अलग स्लैब रेट्स दिए गए हैं और कई बार लोगों को लगता है कि जितनी उनकी इनकम है उसके सामने का जो रेट है वो लगेगा। ऐसा नहीं होता, आपका ट्रेंचेस में लगता है। अगर आपकी पहले 4 लाख की इनकम एग्जेम्प्ट कर दी जाती है, फिर 4 से 8 के ऊपर 5% लगता है, 8 के ऊपर फिर 10%, और वो इस हर स्लैब के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होता है। आपको हाईएस्ट पे नहीं जाना है। तीसरा, जो आपका दूसरा आपकी कोई भी इनकम है, यानी कि कोई स्पेशल रेट ऑफ इनकम है, इसको बाहर कर दीजिए जो स्लैब रेट में आ रहा है, ये तो आपका स्लैब में ही जाएगा। स्पेशल रेट ऑफ इनकम, स्पेशल रेट ऑफ इनकम अगर आपकी जैसे कैपिटल गेन है जो हम 20% या 12.5% पे कैलकुलेट करते हैं, उसको आप रिबेट से अलग रख देंगे और आप उसको स्लैब से अलग रख देंगे। उसके ऊपर आपकी किसी तरह की कोई छूट नहीं होती है, वो आपको फ्लैट रेट पे ही टैक्स उस पे देना होता है। चलिए, कोई कंफ्यूजन तो राजेश जी अब क्लियर है? सर मेरा सवाल मुझे सर मुझको ये जानना था एक्चुअली कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर 12.5% और 15% जो बनाया था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो ये उसी रेट पर देना होगा और 4 लाख रुपए से अगर कम भी इनकम है तभी भी कैपिटल गेन देना होगा उसके ऊपर, ये जानना चाह रहा था। तो एक तो अब ये 12.5 और 20% हो चुका है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ इक्विटी से तो 20%, लॉन्ग टर्म हुआ है तो 12.5%। जो आप ये 4 लाख वाली बात कर रहे हैं कि आपकी और कोई इनकम नहीं है या 4 लाख से कम है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो अभी भी मिलता है। यानी कि आप सपोज करिए आपकी और कोई इनकम नहीं है, आपकी 4 लाख की इक्विटी से इनकम हुई है, तो वो बेनिफिट आपको अभी भी मिलेगा। लेकिन जब आप 4 लाख क्रॉस करेंगे और आप सेक्शन 87A की रिबेट अगर लेना चाहेंगे वो आप नहीं ले पाएंगे। तो ये है बिल्कुल क्लैरिटी। मुझे उम्मीद है कि अब आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क करिएगा हमसे tax@moneycontrol.com पे। चलते हैं दिल्ली, जहां से हरीश नायर साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश नायर साहब नमस्कार, बताएं क्या उलझन आपकी? नमस्कार लक्ष्मण राय जी और नमस्कार गौरी चड्डा जी। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपका जो प्रोग्राम है मैं सुभाष लोपेल एग्जाम से देख रहा हूँ। क्या बात? और आई एम द लकी वन, ही मेट हिम ट्वाइस इन लखनऊ। अब मेरा प्रश्न ये है कि मेरी बेटी का एक लड़का है जो कि 1.25 साल यंग है। आई वांट टू पे सम लमसम अमाउंट टाइम टू टाइम सो ही कैन इन्वेस्ट दिस अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड और ETF। अब माय क्वेश्चन इज, उसमें तो क्लबिंग अवॉइड हो जाएगी उसके पेरेंट्स को, दूसरा ये कि मैं कितना अमाउंट इसको दे सकता हूँ। हालांकि मुझे लग रहा है कि आपके फोन के पीछे से आवाज आ रही है, शायद वो सुन रहे हैं कि हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। एक बार मुझे लगता है उनको रिपीट करना पड़ेगा। क्लबिंग अवॉइड हो जाएगी किस उसमें बोला आपने? मैं अगर मैं कुछ पैसा देता हूँ उनको, हाँ जी, अपने डॉटर के सन के नाम से मैं ट्रांसफर करता हूँ, वहां से उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है वो म्यूचुअल फंड में या ETF में जाएगी। ठीक है, तो क्या इसकी कोई लिमिट है और मैं टाइम टू टाइम ट्रांसफर कर सकता हूँ अमाउंट ये? बिल्कुल। सबसे पहले तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी डॉटर को, अपने ग्रैंड सन को कितना भी अमाउंट गिफ्ट कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट रिलेटिव है, कोई भी इसमें लिमिट नहीं है और किसी तरह का टैक्स नहीं है। लेकिन जहां बात आती है क्लबिंग की, क्लबिंग अवॉइड नहीं होगी क्योंकि आप जिनके नाम पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो माइनर है। जब तक वो 18 साल के नहीं होते वो उस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं भर सकते। तो आप मान के चलिए कि आपने अपनी डॉटर को दिया या अपने ग्रैंडसन के नाम पे इन्वेस्टमेंट जो भी आपने
की, उससे अगर कोई इनकम हो रही है, और वो इनकम तभी होगी या तो आप उसमें कुछ डिविडेंड क्लेम कर रहे हैं या आपने इन्वेस्टमेंट के बाद उसको उसके ऊपर रिडेम्पशन की है। जब तक आप म्यूचुअल फंड्स को रिडीम नहीं करते हैं वो आपकी इनकम नहीं मानी जाती है। सपोज करिए आपने उसमें कुछ डिविडेंड कमाया है या आपने कोई रिडेम्पशन करके कैपिटल गेन कमाया है, तो उस केस में क्लबिंग होगी, क्योंकि जो माइनर की इन्वेस्टमेंट होती है वो अंडर द गार्डियनशिप ऑफ एनी पेरेंट ही होती है, और जो भी माइनर की इनकम होती है वो पेरेंट के हैंड्स में क्लब होती है, वो भी उस पेरेंट के हैंड्स में जिसकी ज़्यादा इनकम है। तो क्लबिंग का प्रोविज़न आप नहीं छोड़ पाएंगे, वो क्लबिंग होगी प्रोवाइडेड आप 18 साल तक उसको रिडीम ही ना करें। जब आपका ग्रैंडसन 18 ईयर्स का हो जाए और अपने नाम पे उसको ट्रांसफ़र कर ले, क्योंकि वो मेजर हो जाएंगे, उस टाइम पे वो अगर रिडीम करते हैं तो उनके हैंड्स में टैक्सेबल होगा। तो 18 साल से पहले और 18 साल के बाद पूरा प्रोविज़न आपके लिए बदल जाएगा। क्लियर है अब हरीश जी? कराएं उसको। मैं भी चाहता हूँ कि 18 साल बाद जब हम नहीं रहेंगे तो कम से कम उसको यूज कर लेगा। अब क्यों ये मान के चलते नहीं रहेंगे, रह सकते हैं, ऐसा क्या है? तो ऐसा बिल्कुल रहेंगे। चलिए तो चलिए टैक्स से जुड़े, चलिए थैंक यू सो मच। आप सब ऐसे टैक्स गुरु देखते रहिए, हम लोग का हौसला बढ़ाते रहिए।